अंधेरी सड़क पर एक बस तेज रफ्तार में बढ़ती जा रही है अपनी मंजिल की ओर। उस बस में सवार हर एक यात्री इस कदर नींद के आगोश में सोया हुआ है जैसे वह बस में नहीं अपने घर में सो रहे हो। लेकिन उसी पूरी बस में जहां सभी गहरी नींद में हैं, वहीं ड्राइवर के साथ वेदांत भी अपनी सीट की खिड़की पर बैठकर ना जाने कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। वेदांत अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसकी नज़र लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनी एक हवेली पर जाती है, जिसको देखकर वेदांत हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जहां दूर दूर तक एक इंसान नहीं नजर आ रहा, वहां इतनी खूबसूरत हवेली कैसी बनी है। यहाँ तक कि पूरी सड़क पर अंधेरा है सिर्फ उस हवेली को छोड़कर। लेकिन कुछ भी कहो, यह हवेली देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे वह बस हवेली की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। वहीं वेदांत की नज़र अभी भी उस हवेली पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वेदांत की नज़र हवेली में लगे खूबसूरत से फुहारे पर जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उसने अभी जो देखा कहीं उसकी आंखों का धोखा तो नहीं है। वह अपनी आंखों को मलकर जैसे ही दोबारा उस फुहारे पर नज़र डालता है, वो हैरान रह जाता है क्योंकि फुहारे से पानी तो निकल रहा है, लेकिन लाल रंग का। आखिर यह कैसे हो सकता है? क्या पता ऐसे फुहारे भी आते हो। वह यह सब सोच ही रहा था कि ठीक हवेली के सामने बस में सवार लोगों को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे बस के ज़्यादातर लोग सोते सोते अपनी सीट से नीचे गिर जाते हैं और बस वहीं रुक जाती है। वह झटका इतना जोरदार था कि वेदांत बैठे बैठे अपने आगे वाली सीट से जा टकराता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। वेदांत अपनी सिर को मलते हुए अपनी सीट से उठकर ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ आकाश, तूने बस को ऐसे अचानक से क्यों रोक दिया? यह बस किसी और की नहीं बल्कि वेदांत के दोस्त की है, जो हर महीने यात्रियों को शहर से बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन वेदांत पहली बार अपने दोस्त आकाश के साथ आया है। वही बस में मौजूद बाकी सभी लोग भी उस जोरदार झटके की वजह से उठ चुके थे। आकाश वेदांत का दोस्त, पता नहीं यार, लगता है बस का कोई टायर पंक्चर हो गया है। वेदांत कहता है, रुक मैं देख कर आता हूँ। वह बस से नीचे उतरकर पहले एक नज़र उसी हवेली पर डालता है, जिसके बाहर का गेट तो खुला था, पर अंदर से वह हवेली सुनसान पड़ी थी। फिर उसके बाद वह जैसे ही बस के टायर पर नज़र डालता है तो वह देखता है कि उस बस का एक टायर नहीं बल्कि सभी टायर पंक्चर थे। तभी वेदांत की नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है, जहां काफ़ी कील पड़ी होती है। वह समझ जाता है कि कीलों से ही टायर पंक्चर हुए हैं। आकाश वेदांत से कहता है, वेदांत भाई क्या हुआ? आकाश, बस के सभी टायर पंक्चर हो चुके हैं। वेदांत वहीं खड़े हुए बोलता है। आकाश कहता है, क्या? रुक मैं अभी आता हूँ। वह जैसे ही बस से उतरकर वेदांत के पास जाता है, वेदांत उससे पूछता है, आकाश अब क्या होगा? आकाश कहता है हंसते हुए, क्या होगा? कुछ नहीं, चल मेरे साथ कहीं से मदद मांगते हैं। पर कहाँ से? वेदांत आकाश से पूछता है। लेकिन वह बिना कुछ बोले हवेली की तरफ चला जाता है। वेदांत भी बस के लोगों को अंदर बैठे रहने के लिए बोलकर वहाँ से आकाश के पीछे जाने लगता है। वही आकाश हवेली के अंदर जाकर मेन गेट खटखटाते हुए बोलता है, दरवाजा खोलिए, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कोई है? वेदांत आकाश के पास खड़ा होकर उससे कुछ बोलने ही जा रहा है कि तभी उसकी नज़र उस हवेली के नेम प्लेट पर जाती है, जिसको पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश कहता है, क्या हुआ वेदांत, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? वेदांत बिना कुछ बोले हाथ के इशारों से आकाश को हवेली की नेम प्लेट दिखाता है, जिस पर लिखा था भूतिया हवेली। उस नाम के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, जो एक बार यहाँ आए हमेशा के लिए यहीं का हो जाए। यह सब पढ़ते ही आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। उसको ऐसे हंसता देख वेदांत उससे पूछता है, क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? यह तुझे हंसने की बात लग रही है? आकाश कहता है हंसते हुए, भाई तो उसका नाम पढ़कर डर गया? माना कि उसका नाम भूतिया हवेली है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वहाँ भूत ही रहते होंगे। वह इतना बोलता ही है
कि हवेली के अंदर से दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज़ आती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। आकाश कहता है, माफ़ कीजिएगा, हमने आपको इस समय परेशान किया, पर क्या आज रात के लिए हम आपकी हवेली में रह सकते हैं? हमारी बस के सभी टायर पंक्चर हो गए हैं। बस में बैठे सभी लोग भी परेशान हो रहे हैं। वह आदमी मुंह से बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला देता है और वहाँ से वापस हवेली के अंदर चला जाता है। यह सब वेदांत को थोड़ा अजीब लगता है। आकाश कहता है, चल वेदांत, बाकी सबको भी बुला लेते हैं, जिसको आना होगा आ जाएगा। वेदांत कहता है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा आकाश, मेरी बात मान, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए कैसे भी करके। आकाश कहता है, यार तू कैसी बात कर रहा है, कम से कम यहाँ हम आराम तो कर पाएंगे, आगे कुछ भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, और बस यहाँ से आगे कैसे जाएगी। वेदांत आकाश की बात सुन ही रहा था कि उसकी नज़र उसी फुहारे पर जाती है जिसके पानी का रंग अब लाल से काला हो चुका था। वह आकाश से पूछता है, यार तुझे वह फुहारा नजर आ रहा है? हाँ, आकाश बोलता है। फिर तुझे उस फुहारे का पानी भी नजर आ रहा होगा? हाँ, आकाश एक बार फिर बोलता है। वेदांत आकाश से फिर कहता है, अच्छा तो फिर तो तुझे उस पानी का रंग भी नजर आ रहा होगा? आकाश कहता है, हाँ हाँ भाई हाँ। वेदांत कहता है, अच्छा रंग क्या है उस पानी का? आकाश कहता है, यार तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तूने कभी पानी नहीं देखा क्या? कैसा होता है जो मुझसे पूछ रहा है? पानी जैसा होता है वैसा ही तो दिखेगा ना। वेदांत हैरान होकर सोचते हुए, क्या फिर मुझे उसका रंग काला क्यों नजर आ रहा है? वह दोबारा उस फुहारे पर नजर डालता है तो उसका रंग दोबारा लाल हो चुका था। वहीं वह दोनों सभी को बस में से उसी हवेली में ले आते हैं। जब सभी हवेली में आ जाते हैं तो आकाश हवेली का दरवाज़ा बंद कर देता है और वह वेदांत के पास जाकर उससे पूछता है, वेदांत वह आदमी कहाँ गया जिसने दरवाज़ा खोला था? वेदांत कहता है, पता नहीं आकाश, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। आकाश और वेदांत बात कर ही रहे थे कि उनको हवेली से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है। वह भागकर उस आवाज़ की तरफ जाते हैं तो उनकी नज़र एक कमरे पर जाती है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी वहाँ से दोबारा कुछ गिरने की आवाज़ आती है और उस कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है, जिसको देखकर वेदांत डर जाता है। आकाश उस कमरे की तरफ बढ़ता है कि तभी अचानक से हवेली की लाइट चली जाती है। बाकी के सभी लोग चुपचाप से अपनी अपनी जगह खड़े हो रहते हैं। वेदांत कहता है, आकाश मैं बोल रहा था ना कि तू चल यहाँ से, यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। आकाश कहता है, तू क्यों हर बात को इतना गंभीर लेता है? तभी उन दोनों को लोगों की चीखने की आवाज़ आती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीढ़ियों से कोई शख्स नीचे उतर रहा होता है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं, बड़े बड़े बाल जो आगे की तरफ बिखरे हुए थे। वही हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती होती है जिसको देखकर वेदांत डर जाता है और वह आकाश से बोलता है, देखा मैंने तुझे कहा था ना मत आ, यह हवेली बस देखने में ही खूबसूरत है। आकाश कहता है चिल्लाते हुए, वेदांत बस कर, बेवकूफ़ों वाली बात मत कर, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। देख अब तू अपनी बकवास बंद कर, ऐसे करके तू खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। वहीं बाकी के सभी लोग भागकर वापस से बस में चले जाते हैं। वहाँ अब आकाश और वेदांत ही अकेले बचे थे। वहीं सीढ़ियों से वह शख्स धीरे धीरे नीचे उतर ही रहा था कि तभी उसके हाथ से मोमबत्ती छूट जाती है। मोमबत्ती को बचाने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। बाकी सब तो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन आकाश यह सब देखकर हैरान हो जाता है और भागकर उस शख्स के पास चला जाता है। आकाश जैसे ही उस शख्स को उठाने की कोशिश करता है, उसके हाथ में उसके नकली बाल आ जाते हैं और उनके पीछे छिपा असली चेहरा बाहर आ जाता है, क्योंकि वह कोई भूत नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने दरवाज़ा खोला था, जो कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था। आकाश उस आदमी के ऊपर पानी डालकर उसको होश में लाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम हमको ऐसे क्यों डरा रहे थे?
तभी उनको पीछे से आवाज़ आती है, जिससे तुमने अंदर आने के लिए पूछा था ना, वह मैं था। आकाश और वेदांत जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ मौजूद उन दोनों लोगों की शक्ल एक जैसी थी। तभी सीढ़ियों पर बैठा आदमी बोलता है, श्यामलाल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? श्यामलाल बोलता है, मैं आपको बताना भूल गया था भैया। आकाश कहता है, यहाँ चल क्या रहा है, कोई हमें भी बताएगा? श्यामलाल कहता है कि आओ हमारे साथ। वेदांत, पर कहाँ? चुपचाप चलो। वह आकाश और वेदांत को उसी कमरे में ले जाते हैं जिसका दरवाजा अपने आप बंद हुआ था। वह जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ लगभग 5 साल का बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी पीछे से श्यामलाल बोलता है, यही सोच रहे हो ना तुम, यह बच्चा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ। श्यामलाल गंभीर होकर बोलता है, तो फिर सुनो, यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक है। इसका नाम मयंक है। शंभू उसको टोकते हुए बोलता है, ठहरो श्यामलाल, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी अनजान पर कैसे भरोसा कर रहे हो? श्यामलाल कहता है, बस कीजिए भैया, कब तक हम इस तरह डर कर और डरा कर जिएंगे? हमको किसी पर तो भरोसा करना ही होगा ना। वह आकाश और वेदांत से आगे बोलता है, 5 साल पहले की बात है। इस हवेली में भी काफ़ी रौनक हुआ करती थी। इस हवेली का हर एक सदस्य हीरा था। यहाँ ना कोई नौकर था और ना ही कोई मालिक, सब एक परिवार थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हंसते खेलते इस परिवार पर दुख के बादल मंडराने लगे। रोज एक नई सुबह, एक नई मौत। यहाँ के लोगों को सुबह होने से ही डर लगने लगा। लेकिन एक दिन तो ऐसा भी आया जब इस बच्चे के माँ बाप और दादी भी मौत का शिकार हो गए। धीरे धीरे यह घर वीरान होने लगा। बच्चे हुए बाकी लोग इस हवेली को छोड़कर चले गए। बचे थे तो हम सब 4 लोग। वेदांत कहता है, आप तो बस 3 ही हैं, फिर 4 कौन है? श्यामलाल कहता है, इस हवेली की शान हमारे मालिक इस बच्चे के दादा रघुवंश सिंह, जो इस हवेली की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन अपने परिवार को इस तरह मरता देख उन्हें मानो सदमा लग गया हो। लेकिन उसके बावजूद वह अपने पोते का बहुत ध्यान रखते थे। वह उसको काफ़ी प्यार करते थे और कहीं ना कहीं वह समझ चुके थे कि शायद वह अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। एक दिन की बात है, भैया जब उनके कमरे में जाते हैं तो वह देखते हैं कि सुबह के 10 बज चुके थे और मालिक वह अभी तक सो रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भैया घबरा कर मुझे बुलाते हैं। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया तो हमने देखा मालिक बेसुध होकर बिस्तर पर सो रहे थे। मैंने और भैया ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे। हमने डॉक्टर को बुलाकर जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर ने उन्हें मरा हुआ बता दिया। यह खबर सुनते ही भैया को सदमा सा लग गया और वह वहीं खड़े खड़े जमीन पर गिर गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो गया। हंसता खेलता ये परिवार हमारी आंखों के सामने ही उजड़ गया। मेरी नज़र मालिक के हाथ में मौजूद एक कागज़ पर जाती है। मैंने उनके हाथ से वो कागज़ निकाला और उसको पढ़ने लगा। श्यामलाल, मुझे पता है कि यह चिट्ठी सबसे पहले तुम्हारे हाथ लगने वाली है, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनते ही शंभू तो खड़ा खड़ा ही गिर जाएगा। इसीलिए तुम अब इसमें जो भी लिखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। मैं अपनी इस हवेली को अपने पोते मयंक के नाम उसी दिन ही कर चुका था जिस दिन उसका जन्म हुआ था। लेकिन जब तक मैं जिंदा था वह हवेली मेरी ही थी। मेरे मरने के बाद यह हवेली मयंक की होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बात के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई वीरेंद्र के बेटे और बहू की नज़र इस हवेली पर है। तुम्हें जल्द से जल्द मयंक को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा और उसी के साथ तुम्हें हवेली में कुछ ऐसा करना होगा कि सबको विश्वास हो जाए कि इस हवेली में जितने भी लोग थे वह मर चुके हैं, और यहाँ तक कि मयंक भी। उसके साथ ही इस हवेली को सुरक्षित रखने के लिए इस हवेली में भी तुम्हें ऐसा करना होगा जिससे बाहर का कोई भी इंसान इस हवेली में घुसने से पहले 100 बार सोचे
मुझे नहीं पता कि तुम दोनों यह सब कैसे करोगे, लेकिन आज से मयंक तुम्हारे हवाले है। तुम्हें उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इस काबिल बनाना है कि इस हवेली के ना रहते हुए भी वह खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, वह किसी हवेली का मोहताज ना रहे। लेकिन यह सब तुम्हें बहुत ही सावधानी से करना होगा। बहुत भरोसा करके मैंने तुम्हें यह सब बताया है। अपने इस मालिक के भरोसे को कभी टूटने मत देना। आज से तुम दोनों ही मयंक के सब कुछ हो। तुम्हारा मालिक रघुवंश सिंह। यह सब बताते हुए श्यामलाल और शंभू के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेदांत के मन में भी अभी भी कई सवाल चल रहे थे और वह श्यामलाल से पूछता है, लेकिन काका, इस हवेली का नाम भूतिया हवेली क्यों है? श्यामलाल हंसते हुए कहते हैं, इस हवेली का नाम हमने ही भूतिया हवेली रखा था ताकि इस हवेली के अंदर आने से पहले ही लोगों को शक हो जाए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इस हवेली को भूतिया हवेली बनाने में। यह सब हम वीरेंद्र के बेटे और बहू को डराने के लिए करते हैं। अब तक तो उनको इस बात का विश्वास भी हो चुका होगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है। आकाश कहता है, लेकिन काका, आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं? श्यामलाल कहता है, इस हवेली में एक सुरंग है जो हवेली से सीधे शहर वाली सड़क पर ले जाती है। वेदांत कहता है, वह सुरंग है कहाँ? शंभू कहता है, बस इससे ज़्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। तुम दोनों को भी बाहर जाकर यह सब बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। श्यामलाल कहता है, बिल्कुल सही कहा भैया ने, तुम्हें सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन तुम्हें इस बात को यहीं भूलकर जाना होगा। बाहर बस में बैठे लोगों को तुम्हें यही बताना होगा कि अंदर भूत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शंभू कहता है, पता नहीं क्यों हमने तुम्हें यह सब बताया, लेकिन जितना तुम्हें समझ पा रहे हैं तुम यह सब किसी को नहीं बताओगे। आकाश कहता है, बिल्कुल ठीक समझा आपने काका। क्या हमारा वादा है कि आपने जो कुछ बताया वह इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। वह सब बात कर ही रहे थे कि वेदांत आकाश से बोलता है, लगता है हमको यहाँ से चलना चाहिए। बस में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। आकाश कहता है, ठीक है काका, हम अब चलते हैं। आप अपना और मयंक का ध्यान रखना। और यह मीरा और वेदांत का नंबर है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े हमें फ़ोन कर लीजिएगा। श्याम कहता है, ठीक है बेटा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते, हमें माफ़ करना। वेदांत कहता है, कोई बात नहीं काका, हम समझ सकते हैं। वह इतना बोलकर हवेली के बाहर आ जाते हैं। वेदांत भी अब उस फुहारे का राज समझ चुका था। वह बाहर आकर बस में सो रहे लोगों को जगाकर उन्हें बस से नीचे उतार देते हैं और बस के सभी टायर बदलकर सुबह होते ही उस हवेली के राज को राज ही बनाकर वहां से चले जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। इसी के साथ इस कहानी का भी अंत होता है। यह कहानी एक काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी नए एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। तो अगर आपके पास भी कोई आपकी खुद की हॉरर स्टोरीज़ है या खुद के साथ घटी कोई घटना है जिसे आप शेयर करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊं, अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।